हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है कॉलोनाइजेशंस एंड ट्राइबल सोसाइटी। इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट है द ट्राइबल पीपल्स हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ डैश ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड वाज डैश ओन बाय मेंबर ऑफ द ट्राइब्स। तो यहाँ पर फिलअप में आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आपका प्राइवेट ओनरशिप आएगा और आपका जो है वहां पर आपका आएगा वाज लैंड वाज कॉमनली ओन्ड। सो ये आपके दो फिलअप के हुए थे। नेक्स्ट आता है आपका इन द छोटा नागपुर एरिया आउटसाइडर्स हु डिड नॉट बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी वेयर कॉल्ड। तो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे तो छोटा नागपुर एरिया में उसे डिकोज कहा जाता था। देन नेक्स्ट आता है आपका इन 1865 the British government passed the Indian Forest Act which gave them the right to declare any forest land to be dash land। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के लैंड के थ्रू जो कौन से जो लैंड है उसे किस नाम से जाना जाता था, फॉरेस्ट लैंड को, तो उसे कहा जाता था आपका गवर्नमेंट लैंड। मतलब जो भी फॉरेस्ट लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड में कन्वर्ट हो जाता था किसके थ्रू, 1856 का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास आउट किया गया था। देन नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश वांटेड टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम सिलहट टू डैश थ्रू द एरिया इनहेबिटेड बाय द खासिस। तो वो जो है सिलहट से कहा वो करने के अरकान जो है वहां पर वो जो है बिल्ड करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से फर्स्ट आता है इसमें विच ऑफ दिस ट्राइबल ग्रुप्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम द छोटा नागपुर रीजन। इनमें से जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट छोटा नागपुर रीजन में कौन से ट्राइब्स हैं उसने क्या किया, आपका रिवोल्ट किया। तो आपको पता होगा वो है आपका संथाल्स। तो छोटा नागपुर का जो रीजन एरिया है तो वहां पर जो संथाल जो ट्राइब्स थे वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। देन What was the immediate causes of the coal rebellion of 1831-32? इमीडिएट कॉज क्या कारण था जिसके कारण से कोल रिवोल्ट हुआ था। तो यहां पर आपका आता है राइट ऑप्शन हो जाएगा ए द ऑपरेशन ऑफ कोल्स बाय द नॉन ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। मतलब कोल्स जो नॉन ट्राइबल जो लोग कोल्स पर जो ऑपरेशन कर रहे थे उनका जो शोषण कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे जो कॉन्ट्रैक्टर और लैंडलॉर्ड्स थे, तो उनके कारण से कोल रिवोल्ट हुआ था। देन choose the option that given the correct sequence of events related to the संथाल rebellion। यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स दिए हैं, इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है क्या करना है, अरेंज करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है तो वो सीक्वेंस में नहीं है, तो ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट सीक्वेंस है। तो ऑप्शन में देखें तो आपका डी नंबर आता है कि फोर्थ में जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते ऑपरेसिव जो टैक्स सिस्टम संथाल रीजन में, तो उसके कारण से जो तिलका मांझी है वो रिवोल्ट्स ब्रिटिश के अगेंस्ट लेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देन जो संथाल्स है वो एक मेजर रिबिलियन के रूप में जो ब्रदर्स थे आपके सिद्धू, कान्हू, चैंड और जो भैरव, इनके लीडरशिप में संथाल जो है बड़ा सा रिवोल्ट करते हैं। और जो उसके बाद जो है संथाल परगनास टेनेसी एक्ट है ब्रिटिश के द्वारा पास आउट किया जाता है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का Which of these laws passed by the British was for the benefit of the tribal peoples? मीन्स इनमें से कौन से जो लॉज पास किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा वो ट्राइबल्स के लिए, पीपल्स के लिए क्या था, फेवरेबल था, या फिर आपके जो द परमानेंट सेटलमेंट, देन द संथाल परगना टेनेसी एक्ट, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 और द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। सो ये था आपका द संथाल परगनास टेनेसी एक्ट, ये पास आउट किया गया था जो कहीं ना कहीं ट्राइबल पीपल्स के बेनिफिट के लिए पास आउट किया गया था, लेकिन उतना ज्यादा उनको बेनिफिट नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट ब्रिटिश को होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर विच ऑफ दिस वाज द मेन रीजन फॉर विच द ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। कौन से वो रीजन थे जिसके कारण से ट्राइबल पीपल्स ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। तो जो ब्रिटिश के जो ट्राइबल पीपल्स के जो प्रति उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो राइट्स, दे आर राइट्स टू यूज देयर लैंड रिसोर्सेज। मतलब ब्रिटिश जो है क्या करते हैं कि जो ट्राइबल पीपल जो लैंड का जो यूज करते हैं, पहले कम्युनिटी लैंड होता था वो प्राइवेट लैंड ओनरशिप वाला इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाते हैं कौन, आपके ट्राइबल्स पीपल्स। देन 6 नंबर आपका था विच ऑफ दिस वुड यू एसोसिएटेड विथ ओनली द ट्राइबल रिबिलियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉट विथ दोज ऑफ छोटा नागपुर। मतलब इनमें से जो है कौन सा जो है आपका
ट्राइबल रिवोल्ट है, नॉर्थ ईस्ट से है, छोटा नागपुर से नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो रीजंस यहाँ पर बताया जाए तो द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ ट्राइबल लैंड फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस। स्ट्रेटेजिक रीजंस में आपका जो देखोगे तो जो आपका खासी जो रिवोल्ट हुआ था, है ना, आपके जो सिलहट और अरकान वाला जो रीजन वाला जो था रोड बिल्ड करने वाला, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। देन नेक्स्ट आता है आपका 7th नंबर का कि विच with which rebellion would you associated this verses and words। मतलब ये जो है टी प्लांटेशन, वेस्टलैंड रेगुलेशन, अपराइजिंग एट पतरू घाट, तो ये जो चीजें हैं वो कौन से रिबिलियन से रिलेटेड है? तो मुंडा रिवोल्ट, खासी रिवोल्ट, द आसाम रिबेलियन या फिर जैंतिया रिबेलियन। तो ये आपका आता है सी, आसाम रिबेलियन, जो आसाम वाला जो टी प्लांटेशन एरियाज है वहां पर ये रिवोल्ट हुआ था। तो ये सभी जो है वहीं से वर्ड जो है रिलेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ वाले क्वेश्चन है, जैसे कि बेटा आपको यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहे हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट आता है इसमें नेम द मेजर ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर। आंसर देखें तो सम ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर आर द कोल, द संथाल एंड द मुंडा ट्राइब। मतलब छोटा नागपुर एरिया वाले में जो थे तो ये जो संथाल थे, मुंडास थे और कोल्स थे। देन did you कोल रिबेलियन सक्सीड? एक्सप्लेन योर आंसर। मींस कोल रिबेलियन सक्सीड हुआ क्या? तो आंसर देखिए द कोल रिबेलियन डिड नॉट सक्सीड इवन टू इट वाज पावरफुल। मतलब कोल रिबेलियन उतना सक्सेस नहीं हो पाया, बहुत बड़ा रिवोल्ट था। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश टू सप्रेस इट। मतलब इस रिवोल्ट को शांत करवाने के लिए ब्रिटिश को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। आफ्टर द रिबेलियन द ब्रिटिश स्टार्टेड क्रिएटिंग अ रजिस्टर ऑफ ऑल ट्राइबल लैंड। मतलब जब ब्रिटिश ये रिबेलियन को शांत करवा लेते हैं तो उसके बाद ब्रिटिश है जितने भी ट्राइबल लैंड है उसको नाम से जो है क्या करने लगते हैं, रजिस्टर करने लगते हैं, ताकि वो लोगों को समझाना चाहते हैं कि आपका लैंड है तो आपके नाम से रजिस्टर होगा। बट दिस रजिस्टर फेवर्ड द नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स मोर देन द ट्राइबल पीपल्स। बट इसका जो फेवर है वो ज्यादातर जो लैंडलॉर्ड, जमीन के मालिक जो बने बैठे थे बड़े लोग, नॉन जो ट्राइबल पीपल थे उनको ज्यादा फायदा हुआ, ट्राइबल पीपल्स को उतना नहीं हुआ। देन थर्ड आता है व्हाट वेयर द मेन रीजन फॉर द संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन का मेन रीजन क्या था? तो आंसर में आ जाएगा व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर द संथाल रीजन ऑफ झारखंड इट इंट्रोड्यूस एन oppressive tax system which led to many problems for the tribal people, forcing them to sell their possessions, borrow money from moneylenders and even suffer starvation to be able to pay tax। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो संथाल रीजन झारखंड में इंट्रोड्यूस करते तो उनके जो टैक्स जो पॉलिसीज जो है इम्प्रूव क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, तो उससे ट्राइबल पीपल्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगते हैं, क्योंकि वो उनके पास जो जमीन है, उनके पास जो चीजें थे उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं पे कर सकते थे, मनी लेंडर से मनी लेते थे, साथ ही साथ उनको भूखा रहना पड़ता था पे टैक्स करने के लिए। So the presence and the action of missionaries in the region was also cause for dissatisfaction। मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंस जो मिशनरीज एक्टिविटीज हो रहे थे, जो मिशनरीज जो आए थे वो जो है कन्वर्ट कर रहे थे ट्राइबल्स को, उनके रिलीजन्स को, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रिबेलियन हुआ था संथाल रीजन पर। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट वाज द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द खासीज एंड द ब्रिटिश। खासीज और ब्रिटिश के बीच रिवोल्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उनका क्या रीजन था? तो आंसर में देखें तो जो ब्रिटिश है वो अपने स्ट्रेटेजिक लिए क्या करते थे, द ब्रिटिश वांट टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम सिलहट इन द ब्रह्मपुत्र वैली टू अराकान इन बर्मा इन ऑर्डर टू रीच द बर्मीज टेरिटरीज। मतलब बर्मा में जाने के लिए जो ब्रिटिश है वो ये जो खासीज लैंड और जो खासी वाला जो एरिया है वहां से वो रोड बिल्ड करना चाहते थे, जो ब्रह्मपुत्र वैली से निकलकर कहा जाता था आपका अरकान वाले रीजन बर्मा जो है वहां जाता था। सो एट फर्स्ट they agreed to the British request to build, but they soon compressed that the British would not stop there and wanted to occupy all the hill areas between the Brahmaputra and the Surma river valleys। मतलब अब जो है ये जो आपका जो खासीज वाला एरिया है वहां पर तो उस एरिया पर जो रहने वाले जो ट्राइबल पीपल है रोड बनाने, तो चलिए ठीक है रोड के लिए हम जमीन दे देंगे, परमिशन दे देंगे, वो एग्री हो जाते हैं। बट उनको बहुत ही जरूरी रियलाइज हो जाता है कि ब्रिटिश है वो पूरे के पूरा एरिया जो ब्रह्मपुत्र वैली और सुरमा रिवर वैलीज है उनके आसपास एरिया को वो ऑक्युपाइड करना चाहते हैं। इसके कारण से दोनों के बीच ब्रिटिश और खास आपके जो खासीज के बीच रिवोल्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट आता है हाउ डिड कॉलोनिज्म
अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स। डिटेल के आंसर थोड़ा डिटेल होते हैं, पॉइंट्स वाइज है, कुछ पॉइंट आप स्किप करना चाहे आपके टीचर्स अलाउ करते हैं तो आप शॉर्ट करके पॉइंट्स को स्किप करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने डिटेल में प्रोवाइड किया है। आंसर देखते हैं, द ब्रिटिश टुक ओवर ट्राइबल लैंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया बाय द सेकंड हाफ द 18th सेंचुरी। मतलब ब्रिटिश है वो 18th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ है वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट और जो सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल लैंड्स है उनको अपने कब्जे में करते हैं। सो द आदिवासीज के पास क्या था, द आदिवासीज है नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड which was owned commonly by the members of the tribe. The British introduced the concept of land that could be owned by individuals. मतलब जो आदिवासी है उनके पास प्राइवेट ओनरशिप का लैंड वाले कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, जमीन जो होती थी वो मेंबर्स जो कम्युनिटी जो है कॉमनली जो यूज करते थे। तो ब्रिटिश जो है इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, प्राइवेट ओनरशिप इंडिविजुअल्स, मतलब आप उस जमीन पर खेती करते हो तो आपके नाम पर वो होना चाहिए। देन जो सेकंड आता है, विथ एन आई on the fertile tribal land, they imposed entirely new revenue system on the tribal people. Example, the permanent settlement in 1793. मतलब ये जो ट्राइबल लैंड जो फर्टाइल एरिया था तो उस पर वो जो है एक नया जो रेवेन्यू सिस्टम इंपोज कर देते हैं, जैसे द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। तो इससे क्या होता है कि जो ये जो ट्राइबल पीपल्स है वो तो अपने जीवन आर्जन के लिए, अपने जो लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग करते थे, तो जो टैक्स पे करना उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता था। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ट्राइबल पीपल्स had no written proof of ownership of land. Even if they were allowed to retain their land, they were made to pay exorbitant rates of revenues. मतलब इनके पास अपने लैंड का कोई प्रूफ नहीं था, इनको अपने जमीन को अपने पास रखना था तो इनको बहुत ज्यादा जो है टैक्स पे करना पड़ता था, रेवेन्यू पे करना पड़ता था। So this forced them to borrow the money lenders at a high rates of interest. मतलब उनको लोन जो है उनको उधार लेना पड़ता था मनी लैंडर से और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। सो इफ दे आर अनेबल टू रिटर्न द लोन देयर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड। मतलब वो क्या करते थे, अब लोन तो भाई उनके पास पैसा है ही नहीं, फसलें वो उतना उगाते नहीं है, तो फाइनली वो जमीन है वो मनी लैंडर कब्जे में कर लेता था जहां से वो जमीन के बदले वो लोन लिए रहते थे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ब्रिटिश ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल एरियाज। By trying to establish law and order in this area, the British exposed the tribes to exploitations at the hand of the outsider. मतलब ब्रिटिश है वहां पर जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उनको लागू करना चाहते हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जो है आउटसाइडर जो बाहर से आए जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार थे उनको बोलते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो है आपका किनका जो ट्राइबल पीपल्स है उनका शोषण होता है और फाइनली ट्राइबल पीपल्स ये जो रूल्स हैं उनसे वो इफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स है, आपको जहां तक सफिशिएंट लगता है, आपको इनफ लगता है उतना पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का कि बिरसा मुंडा इज रेस्पेक्टफुली रेफर्ड टू एज भगवान बिरसा मुंडा। हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस ह्यूज रेस्पेक्ट दैट ही अर्न। मतलब बिरसा मुंडा को भगवान के दर्जा दिया जाता है, तो इसके रेस्पेक्ट करने का इतना बड़ा जो है रीजन क्या है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाइड करना है। आंसर देखते हैं, इन द लेट 18th सेंचुरी बिरसा मुंडा लेड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग ऑफ द मुंडा ट्राइब। मींस जो 18th सेंचुरीज लेट 18th सेंचुरीज में देखा जाए तो बिरसा मुंडा एक बहुत बड़ा जो रिवॉल्ट्स मुंडा पीपल्स के लिए वो करते हैं। He raised his voice against British policies that let zamindar and moneylender exploit the Munda people and deprive them of their rights। मतलब वो अपने आवाज को उठाते हैं, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी जो जमींदार और मनी लैंडर को जो मुंडा जो ट्राइब्स हैं उनका शोषण कर रहे थे, उनके जो अधिकार को छीन रहे थे। So along with other he submitted many filed petitions to reclaim their ancestral rights and cancel dues। मतलब वो और बहुत सारे जो लोग कई बार ऐसे प्रयास किए हैं कि वो जो है क्या करते हैं, पिटिशन मतलब आवेदन निवेदन करते हैं ब्रिटिश के पास कि हमारे जो अधिकार है, पूर्वज के अधिकार है, उसको वापिस किया जाए, जो ड्यू जो टैक्स हम पे करते हैं, रेवेन्यू पे करते हैं, उसको कैंसिल किया जाए। बट वो सक्सेस नहीं होते हैं, उनके जो पिटिशन है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। सो दे आल्सो कुड नॉट प्रोड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रॉप डिमांडेड बाय द ब्रिटिश। मतलब ये जो मुंडा जो ट्राइबल जो पीपल्स थे वो जितना जो डिमांड करते थे ब्रिटिश के द्वारा टैक्स के रूप में रेवेन्यू को, उतना वो प्रोड्यूस उत्पादन ही नहीं करते थे, क्योंकि वो तो अपने लाइवलीहुड के लिए वो फसल उगाते थे। सो बिरसा वैग्ड वाज यूजिंग गुरिल्ला टैक्टिक्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द
मिड 1890s। मतलब जो आपका जो गुरिल्ला टैक्टिक्स, मतलब छुपकर वार करना, वार करने के बाद छुप जाना, ये टैक्टिक अपनाते थे कौन? ये जो आपका जो बिरसा मुंडा के द्वारा। सो द रिवोल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश जो है ये जो रिवोल्ट्स के जो टेक्निक्स है, ये जो आक्रमण है, उसको वो शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट ही वॉज अरेस्टेड इन 1900। फिर बाद में जो है इनके कहीं ना कहीं लोगों ने कि किसी ने मुखबिरी किया, बता दिया ब्रिटिश को ऑफिसर्स को, और ये जो है 1900 में पकड़े जाते हैं। और इट इज इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल दैट बिरसा मुंडा डिड फॉर द फ्रीडम एंड द राइट्स ऑफ हिज पीपल्स दैट दे रेस्पेक्टफुली कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ भगवान ऑन हिम। सो ये जो प्रयास किया गया यहाँ पर तो छोटा है, बहुत सारे प्रयास किए गए और लगभग 25, 26, 27 ईयर्स के एज में उनको जो है फांसी पर लटका दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। फांसी पर तो नहीं, इसको जो है मार दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो ये जो इस तरीके के जो काम किए थे, इनके कारण से इसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। देन why did the tribal groups of Assam rebel against the British? How did the British ensure that there would no united opposition to them in the region? मतलब ट्राइबल जो ग्रुप थे असम के, वो अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट्स क्यों करते हैं, रिबेल करते हैं, और ब्रिटिश वो क्या पॉलिसीज अपनाती है जिसके कारण से फिर से ऐसा दोनों मिल असम वाले रीजन में लोग एक होकर रिवोल्ट ना कर सके? आंसर देखते हैं। So the British annexed Assam in 1838 looking for commercial profits। मतलब ब्रिटिश जो है असम को 1838 में कब्जे में लेते हैं अपने फायदे के लिए, कमर्शियल जो फायदे के लिए। The British set up tea plantation on what was formerly tribal land, displacing the tribal people and hiring them for low-paying tea picking jobs and bringing in non-tribal people to run the plantation। मतलब वो एरिया को कब्जे में करते हैं और वो जो पूरा जो ट्राइबल लैंड था वहां पर ट्राइबल्स पीपल को हटाकर टी प्लांटेशन, टी के प्लांटेशन करते हैं, टी की खेती करते हैं, वहां पर पौधे लगाते हैं। और वो जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको बहुत ही कम पैसे पर टी, चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में उनको जॉब पर रखते हैं। और जो प्लांटेशन जो के मालिक के रूप में बाहर के जो लोगों को, जो ठेकेदार हैं, उनको लेकर आते हैं। सो the tribal people who still owned land had to pay high revenue. In the face of increasing exploitations by the British, the tribal people of Assam rose in rebellion in Phulguri in 1861। मीन्स अब जिनके पास जो ट्राइबल पीपल्स के पास जो लैंड था वो हाई रेवेन्यू पे करते थे और इनके साथ जो क्या हो रहा था, शोषण किया जा रहा था। तो इसके कारण से आसाम में जो है आपका फुलगुरी में 1861 में वहां पर रिवोल्ट होता है। देन फ्रॉम देयर द रिबेलियन स्प्रेड टू पाटीदारंग तक फैल जाता है, नालबारी तक फैलता है और लच्छिमा तक भी फैल जाता है। द अपराइजिंग द पत्थरू घाट 1894 वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। और जो पत्थरू घाट में जो हुआ वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रिवोल्ट हम कह सकते हैं। देन उनके द्वारा यूनाइट ना हो उसके लिए क्या किया गया? सो द ब्रिटिश फॉर्म द आसाम प्रोविंसेस इन 1920 विथ सेपरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट to create division between tribal and a non-tribal group in order to ensure they do not unite to resist the British। मतलब एक ब्रिटिश के द्वारा 1920 में जो आसाम प्रोविंसेस का अलग से फॉर्मेशन कर देते हैं, वहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए देते हैं। ट्राइबल पीपल के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट था और आपके जो नॉन ट्राइबल है उनके लिए अलग डिविजन बना दिए गए थे ताकि जो कभी भी दोनों जो मिलकर एक साथ रिवोल्ट ना करें। तो इस तरीके से ये थर्ड का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं मार्क द फॉलोइंग ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑन आउटलाइन ऑफ इंडिया या भारत के मैप है। वहां पर मुंडा, संथाल, भील, गोंड और खासी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भील, तो ये और आपका एरिया भील वाला एरिया था। गोंड में आपका यहाँ तक हम देख सकते हैं ये एरिया गोंड वाला एरिया था। मुंडा ट्राइब ये आपका झारखंड वाला एरियाज में आते हैं। संथाल भी आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो एरिया यहाँ पर आता है। और खासी जो रिवोल्ट्स है यहाँ पर आपका गारो, खासी और जयंतिया जो आपके हिल्स है उनके बीच यहाँ पर जो खासी रिवोल्ट्स हुआ। तो ये जो ट्राइबल रिवोल्ट्स वाला प्लेस हुआ, ये आप अपने बुक्स में भी मैप ड्रॉ करके आप जो है इनको प्लेस कर सकते हैं। आपके बुक्स में भी ये प्लेस दिया हुआ है, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है और यहीं से आपको आंसर बताने हैं। देन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 में रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप टू फॉरेस्ट resources on which these communities were dependent for a variety of needs including livelihood, habitation and other socio-cultural needs. The forest management policies in both colonial and the post-colonial India did not till
the enactment of these acts recognize the symbiotic relationship of the tribal community with the forest. One of the objectives of this act is to undo the historical injustice suffered by the forest dwelling communities. The attempt empower the forest dweller to access and use the forest in the manner that they were traditionally accustomed. The act also aimed to protect, conserve, and manage forest and to protect forest dwellers from unlawful evictions. बस यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में है, तो जो फॉरेस्ट जो मतलब फॉरेस्ट में जो रहने वाले जो लोग हैं वहां से जो चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, तो उनको अधिकार दिया कि कुछ चीजें वहां से वो कलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड में हो या फिर बाद के जो इंडियन जब क्या हुआ आजाद हुआ तब भी ऐसा जो राइट्स उनको नहीं मिला था। बट ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आया तब उनको पूरी तरीके से उनका अधिकार मिलता है फॉरेस्ट से चीजें कलेक्ट करने का। तो इससे रिलेटेड आपका जो ये जो दिया हुआ है, तो हम जो देखें तो इससे क्वेश्चन आता है, व्हाट हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000 एम टू रेमेडी, एक्सप्लेन विद द हेल्प इंफॉर्मेशन ग्लैंड फ्रॉम चैप्टर्स। चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा था कि जो क्या इनजस्टिस हुआ फॉरेस्ट राइट्स से रिलेटेड, तो ये आपको नोट डाउन करने हैं। सो जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में वे आर डिनाइड राइट्स टू देयर ओन लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस in the absence of document proof of ownership. Their lands were taken for growing cash crops or building infrastructure. They lost their livelihood, their means of subsistence, and were forced to pay revenue or work on their own lands as a laborers for measure pay. Santhal, Munda, Kols, ये कोइस हो गया है ना, Kols, amongst other all rose in revolts. However, these revolts were ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल में इस तरीके से जो आपके क्या हुए कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके साथ भेदभाव हो, उनको अपने जो लैंड है उनसे उनको टैक्स पे करना पड़ता, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं था तो उनकी जमीन छीन लिया गया, उनके जमीन पर कैश क्रॉप बोन किया जाने लगा, उनको फोर्सली जो है रेवेन्यू पे करने के लिए और बहुत ही कम रेट पर लेबरर के रूप में उनको काम करवाना पड़ा। तो इसी कारण से संथाल, मुंडा, कोल्स, आसाम जो खासी रिवोल्ट्स हुए, ये बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए। देन सेकंड आता है आपका, व्हाट डज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट डू टू एम्पावर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, व्हाट वाज lacking in the forest management policy implemented in India till the enactment of the Forest Rights Act। मतलब क्या पावर जो है वो मिला, और इससे पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आने से पहले और जो पॉलिसी एक्ट आया था तो उनमें वो क्या चीजें नहीं थी जिसके कारण से उनको अधिकार नहीं मिल पाया। तो आंसर आता है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक गारंटी ट्राइबल पीपल सर्टेन बेसिक राइट्स टू देयर लैंड। The act empowered the forest dweller by granting them the right to use the land in the way they were traditionally accustomed to. Earlier laws did not take into account the symbiotic relations of the tribal people with their land। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो उनको गारंटी प्रोवाइड करता है कि भाई वो जो है फॉरेस्ट से बहुत सारी जो चीजें हैं जो कलेक्ट कर सकता है। ट्रेडिशनली जो पहले वो चीज लेते थे वो चीजें वो ले सकते थे, बट ये जो चीजें पहले के जो राइट्स है वहां पर नहीं था। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर से रिलेटेड आपके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है यहाँ पर मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।